व्हाट इज फाइनेंशियल ईडीआई? अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईडीआई क्या होगा? फाइनेंशियल ईडीआई इज द कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ पेमेंट एंड पेमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन बिटवीन कंपनीज यूजिंग ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ठीक है। फाइनेंशियल ईडीआई में क्या होगा कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज करेगा पेमेंट का। ठीक है। और या तो पेमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा। ठीक है। पेमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकता है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स हो। ठीक है। या फिर जो पेमेंट सिस्टम होते हैं उससे कोई डिटेल्स को एक्सचेंज करने की जरूरत पड़े। ठीक है। वो किस में होगा? कंपनीज टू कंपनीज होगा। वो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में किया जाएगा। ठीक है। जैसे कि मान के चलो हम लोग कोई भी शॉप में जाके पेमेंट करते हैं। ठीक है। मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया, मैं एक शॉप में गया। ठीक है। वहां से कुछ सामान खरीदा, वहां पे मैं क्या किया, मान लो 100 रुपीज का वहां पे पेमेंट किया। ठीक है। मैंने पेमेंट किससे किया? इंटरनेट बैंकिंग से किया। अब पेमेंट कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। ठीक है। किससे कर रहा हूँ? बैंक के थ्रू कर रहा हूँ। ठीक है। बैंक के थ्रू कर रहा हूँ। तो मान के चलो मेरा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है। ठीक है। और उस अकाउंट से मैं उस शॉपकीपर के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे कौन इन्वॉल्व हुआ? बैंक इन्वॉल्व है दोनों केस में, पेमेंट सेंड करने में भी और पेमेंट रिसीव करने में भी। सिर्फ पैसे ही नहीं सेंड करेंगे, हम साथ में उसको रिसिप्ट भी सेंड करेंगे, साथ में उसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करेंगे, साथ में ट्रांजैक्शन की डिटेल सेंड करेंगे। सबके सब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होगा। ठीक है। अनलाइक अदर फॉर्म्स ऑफ ईडीआई सच एज एक्सचेंज ऑफ प्राइस कोड्स और परचेज ऑर्डर्स, financial EDI always involves a bank because a financial transaction payment is being effected. Due to this fact, a new business opportunity now exists for banks in the cash management industry. ठीक है। जैसे अदर फॉर्म्स होता है एडीआई, वैसे ही यहाँ पे प्राइस कोड्स, परचेज ऑर्डर्स, फाइनेंशियल एडीआई जनरली हमेशा क्या करेगा? एक बैंक को इन्वॉल्व करेगा। ठीक है। अब इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मान के चले हम लोग कोई भी व्हीकल लेते हैं, कोई भी गाड़ी खरीदते हैं। ठीक है। जैसे मैं टू व्हीलर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फोर व्हीलर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मान के चलो मैं कोई भी मेरी जो भी फेवरेट कार है वो मैं खरीदने गया। ठीक है। तो अगर मान के चलो वो कार जो है 15 लाख की है। ठीक है। तो मैं ऐसे बैग में पूरा कैश लेके जाऊंगा और जाके शोरूम में दे दूंगा क्या? ठीक है। यहाँ पे भी तो बड़े अमाउंट पे करने होते हैं। ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? बैंक को इन्वॉल्व करते हैं। अब बैंक यहाँ पे कैसे इन्वॉल्व होगा? अब मान के चलो मेरा आईसीआईसी बैंक में अकाउंट है, मेरे अकाउंट में कम से कम 20-25 लाख पड़े हुए हैं, मैं 15 लाख की गाड़ी लेना चाहता हूँ। ठीक है। तो गाड़ी तो मुझे लेना है। मैं गया शोरूम, शोरूम में मैं गया। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे फाइनेंस इसको नहीं कराना है। मतलब फाइनेंस कराना मीन्स लोन पे गाड़ी नहीं लेना है। ठीक है। लेकिन मैं इसको फाइनेंस कराऊंगा। ठीक है। फाइनेंस दो तरीके से होता है, एक लोन होता है, एक विदाउट लोन होता है। ठीक है। मैं इसको बैंक से फाइनेंस कराऊंगा। ठीक है। कैसे बैंक से फाइनेंस कराऊंगा? मैं यहाँ पे मान लो 15 लाख की गाड़ी है, तो मैं 5 लाख एक बार में दूंगा। ठीक है। फिर हो सकता है कि मैं 5 लाख दोबारा दूं, और 5 लाख तीसरे टाइम पे दूं। ठीक है। या फिर मैं 2-2 लाख के, 3-3 लाख के इस प्रकार से चेक में डिवाइड कर दूंगा उसको। ठीक है। तो वहां पे हम लोग पीडीसी यूज करेंगे। पीडीसी मतलब पोस्ट डेटेड चेक यूज करेंगे। मतलब आज मैंने 5 लाख दे दिया, 10 दिन बाद या फिर एक महीने बाद हम लोग वहां पे कम से कम 10 चेक वहां पे दे देंगे। ठीक है। मतलब वो अमाउंट को क्या किया, उसने तोड़ दिया। वो अमाउंट को उसने 15 लाख को तोड़ दिया। भले ही वहां पे हम लोग को 10-20 हजार एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन हम लोग कभी भी उसको डायरेक्टली पे नहीं कर पाएंगे 15 लाख। ठीक है। ये सारे सिटीजन्स के लिए होता है। ये बैंक्स के जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल टर्म्स देखते हैं, उन्होंने ये सारी चीजें बनाया हुआ है। ठीक है। ये रूल है एक प्रकार का कि जितने भी बड़े अमाउंट होते हैं, वो अमाउंट जो है किसी बैंक को इन्वॉल्व करके ही पे कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं होता है तो वो ब्लैक मनी कहलाता है। ठीक है। अगर कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि बैंक वेरीफाई करेगा आपका अकाउंट,
आपके अकाउंट में पैसे हैं, वो लीगल पैसे हैं, तभी वो आपको बोलेगा कि हाँ विदाउट लोन आप इस इतना अमाउंट आप पे कर सकते हो। ठीक है। वैसे तो लोगों के अकाउंट में करोड़ों रुपए रहते हैं, ठीक है, उन लोग टैक्स भी देते हैं, सारा चीज करते हैं, लेकिन अगर उसको बोल दें कि हाँ वो 10 लाख का चेक दे दे, तो वो कभी नहीं देगा। वो 2-2 लाख के 5 देगा, लेकिन 10 लाख का एक साथ चेक नहीं दे सकता। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल ईडीआई वर्क करता है, क्योंकि हम लोग को जितने भी ट्रांजेक्शन करने होते हैं, जितने भी पेमेंट करने होते हैं, ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे बैंक्स हो गया, ठीक है, बहुत सारे, जब बजाज अलायंस हो गया, ठीक है, मुथूट फाइनेंस हो गया, इस टाइप से फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन होता है उनको इन्वॉल्व करना जरूरी होता है। ठीक है। जैसे बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस 0% में हम लोग को लोन देता है। लोन देना मतलब फाइनेंस करके देता है, कोई भी सामान लेना है तो फाइनेंस करके दे देता है। ठीक है। तो वो कमाता किससे है? वो कमाता है ट्रांजेक्शन चार्जेस से। ठीक है। ट्रांजेक्शन चार्जेस में हमेशा देखना 0% है, लेकिन ट्रांजेक्शन चार्जेस में हमेशा 250 रुपीज ऐड होगा। ठीक है, या फिर 125 रुपीज ऐड होगा। वो उसके ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं। ठीक है। वो पे करता है, लेकिन ट्रांजेक्शन चार्ज के साथ पे करता है। ठीक है। वो आपके अकाउंट में अलग से जुड़ते जाता है। ठीक है। तो उस प्रकार से फाइनेंशियल ईडीआई जो है हमेशा एक बैंक को इन्वॉल्व करेगा, और वो क्या करेगा, जो जिसको भी हम लोग पेमेंट करना चाहते हैं वो टुकड़े टुकड़े में पेमेंट करेगा। टुकड़े में पेमेंट करने का फायदा यही होता है कि हम लोग जो है टैक्स से बच सकते हैं, और पेमेंट जो है इजीली हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। ये भी एक प्रकार का ईएमआई टाइप का ही स्कीम होता है, लेकिन एक्चुअल ईएमआई नहीं होता, क्योंकि हमने पहले से उसको चेक दे दिया है। ईएमआई में क्या होता है, हमने कुछ भी सबमिट नहीं किया, लेकिन हमारे अकाउंट से वो कटते रहेगा। ठीक है, ईएमआई अलग चीज है। लेकिन अब हम अगर कोई भी मशीनरी ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका ईडीआई वर्क करता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल ईडीआई जो है कौन यूज कर सकता है। इन द मोस्ट जनरल सेंस, द मार्केट प्लेस फॉर फाइनेंशियल ईडीआई कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स। दो एरियाज होते हैं यहाँ पे यूज किए जाते हैं। सबसे पहला ओरिजिनेटर्स, कंपनीज और गवर्नमेंट एजेंसीज हु इलेक्ट्रॉनिकली इनिशिएट पेमेंट and associated remittance information to their suppliers using the standard EDI format। ठीक है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती, बड़ी बड़ी मशीनरी, प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो सप्लाई करती है या फिर अपने पास मंगाती है। ठीक है, सप्लाई करती है या हम अपने पास मंगाते हैं। ठीक है। तो वहां पे जो पेमेंट इनिशियलाइज किया जाता है वो काफी भारी अमाउंट में होता है। ठीक है। वहाँ का जो पेमेंट होता है बहुत ज्यादा, करोड़ों में, लाखों में, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, करोड़ों में होता है, मतलब 100 करोड़, 200 करोड़ ऐसे में होता है। ठीक है। तो कोई सरकार अपने पास कैश नहीं रखे रहता है। ठीक है। वो क्या करेगा, वो पेमेंट जब इनिशियलाइज करेगा तो किसी बैंक के थ्रू करेंगे। ठीक है। जब भी गवर्नमेंट करती है तो या तो वो गवर्नमेंट की किसी भी बैंक, जैसे ग्रामीण बैंक, शिक्षक सहकारी बैंक, ठीक है, या फिर इस टाइप के जो बैंक्स होते हैं जहाँ से बहुत ज्यादा अमाउंट में फंड रिलीज किए जाते हैं। ठीक है। तो वहां से वो पेमेंट को ओरिजिनेट करेगा, मतलब इनिशिएट करेगा वहां से। ठीक है। और कहाँ तक देगा, किसको देगा, सप्लायर्स को देगा, जहां से वो प्रोडक्ट खरीद रहा है या कोई मशीनरी मंगा रहा है। ठीक है। तो उसको वो देंगे। ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे ओरिजिनेटर्स होंगे, जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, सभी के सभी क्या होगा, स्टैंडर्ड ईडीआई फॉर्मेट में वो दिया जाएगा। ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट शेयर होंगे या फिर जिस प्रकार का इंफॉर्मेशन होगा, सब के सब ईडीआई फॉर्मेट में किया जाएगा। ठीक है। तो ओरिजिनेटर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं जो कंपनीज है और गवर्नमेंट्स है। ठीक है। सेकंड होता है रिसीवर। ठीक है। रिसीवर्स कौन होंगे, कंपनीज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज हु इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव पेमेंट्स एंड रिलेटेड रेमिटेंस इंफॉर्मेशन यूजिंग द स्टैंडर्ड ईडीआई फॉर्मेट। रिसीवर भी कौन होगा, या तो कोई कंपनीज हो सकती है या गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती है जो कि पेमेंट रिसीव कर रही है। ठीक है। ओरिजिनेटर ने क्या किया, पेमेंट को इनिशिएट किया। ठीक है। रिसीव किसने किया,
रिसीवर ने रिसीव किया, ठीक है, जो कि कंपनीज हो सकती है, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती है, ठीक है। ऐसा मान के चलो कोई भी एक कंपनी है, वो बहुत बड़ी सी एक मशीन खरीदी, ठीक है। मशीन किससे खरीदी? कोई भी जापान की कोई कंपनी है उससे खरीदी, ठीक है। अब ये कंपनी क्या करेंगे? पेमेंट को इनिशिएट करेंगे। कैसे पेमेंट को इनिशिएट करेंगे? सबसे पहले कोटेशन जाएगा, ठीक है। कोटेशन आएगा, कोटेशन अप्रूव होगा, सारा चीज इलेक्ट्रॉनिकली होगा। कोटेशन अप्रूव हो गया, फिर उसको ऑर्डर जाएगा, ऑर्डर गया, ऑर्डर डिटेल्स गया उसके पास, ठीक है। फिर परचेज ऑर्डर वो भेजेगा, ठीक है। जापान से परचेज ऑर्डर आएगा कि आपने ये परचेज किया, आपका डिटेल्स ये है, ये सारी चीज वो देगा। फिर क्या करेगा? वो अपना प्रोडक्ट वहां से भेजेगा, हमने यहाँ रिसीव किया, वो रिसिप्ट हम उसको भेजेंगे, ठीक है। तो वो उसका फाइनल वहां से बिल हम लोग को भेजेगा, ठीक है। मतलब एक इनवॉइस जो होता है वो हम लोग को भेजेगा, ठीक है। तो सारा चीज क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो रहा है। पेमेंट इनिशिएट किया, रिसीव जो किया वो सारा जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करते जाएगा, ठीक है। तो जनरली ओरिजिनेटर और रिसीवर कोई भी हो सकते हैं, कंपनीज और गवर्नमेंट। बैंक acts as a financial intermediary between originator and receiver for both the actual payments and associated payment data, ठीक है। तो दोनों के बीच में बैंक होगा, जो ओरिजिनेटर है या फिर रिसीवर है, दोनों के बीच में बैंक होगा। तो ट्रांजैक्शन कौन करेगा? बैंक करेगा, ठीक है। बैंक के बिना हम लोग कोई भी पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज के डेट का रूल भी है कि हम लोग किसी भी बैंक को बताए बिना हम लोग कोई भी पैसे इधर उधर हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाउ डज फाइनेंशियल ईडीआई वर्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इन द क्लासिक ईडीआई सिनारियो द फॉलोइंग एक्शन टेक प्लेस, ठीक है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते जाते हैं कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। द बायर और ओरिजिनेटर इलेक्ट्रॉनिकली एक्सट्रैक्ट्स पेमेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंपनीज अकाउंट पेएबल सिस्टम। जो भी बायर है, जो भी ओरिजिनेटर है जिसको पेमेंट करना है, वो इलेक्ट्रॉनिकली क्या करेगा? पेमेंट इंफॉर्मेशन निकालेगा कंपनी के अकाउंट से, ठीक है। अब पेमेंट इंफॉर्मेशन कैसे निकालेगा? हो सकता है वो कोटेशन के फॉर्म में निकाले या दूसरे फॉर्म में निकाले, ठीक है। मतलब कितना पेमेंट करना है उसके बारे में बताएगा, ठीक है, पता करेगा। फिर उसके बाद फॉर्मेट्स द डेटा इनटू द ईडीआई स्टैंडर्ड NC820 ट्रांजेक्शन सेट, ठीक है। उसको क्या करेंगे? ईडीआई स्टैंडर्ड में हम लोग फॉर्मेट करेंगे डेटा को। जो डेटा यहाँ से हम लोग को मिलेगा स्टेप नंबर 1 से, स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे? उसको ईडीआई स्टैंडर्ड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जनरली यहाँ पे NC820 ट्रांजेक्शन सेट का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर उसका स्टेप नंबर 3 में ट्रांसमिट एन NC820 फाइल टू द कंपनीज बैंक, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? ट्रांसमिट करेंगे ये वाली NC820 फाइल, जो हम लोग यहाँ से प्रिपेयर करेंगे, ट्रांजेक्शन सेट जो बनाएंगे, वो हम लोग कंपनी के बैंक में भेज देंगे, ठीक है। अब बैंक के पास चले गया इंफॉर्मेशन कितना पेमेंट करना है, ठीक है। स्टेप नंबर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? द बैंक देन टेक्स द 820 डेटा एंड पुट्स इनटू द फॉर्मेट नेसेसरी फॉर इट टू बी कैरिड ऑल्दो सॉरी थ्रू द ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक है, ACH ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब ये क्या करेगा? 820 डेटा को लेगा और ACH के पास भेज देगा, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अभी ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ACH क्या करता है? ये डेटा लेते जाता है और ऑटोमेटिकली उतना अमाउंट उससे डिडक्ट करेगा और भेजते जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब ACH के पास पहुंच गया, द ACH नेटवर्क देन डिलीवर्स द पेमेंट एंड डेटा टू द सेलर्स बैंक एंड बैंक क्रेडिट्स द सेलर, ठीक है। ACH क्या करेगा? ACH नेटवर्क जो होगा वो पेमेंट को डिलीवर करेगा सेलर्स के बैंक में, ठीक है, और उसके बैंक में जो भी अमाउंट होगा वो क्रेडिट कर देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट द payment related information in the 820 format to the seller's account receivable system where the payment is then posted automatically, ठीक है। 820 फॉर्मेट में हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ACH को देना पड़ेगा,
एसीएच क्या करेगा, जो भी पेमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा वो सारा चीज किसको सेंड करेगा, सेलर्स के अकाउंट में सेंड करेगा। किसमें सेंड करेगा, सेलर्स के अकाउंट में सेंड कर देगा। ठीक है, तो इस स्टेप से क्या होगा, जितने भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे हुए सब के सब ईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होगा। ठीक है, ईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब बैंक के टर्म्स में, यहाँ पे जो एनसी 820 ट्रांजेक्शन सेट की हम लोग बात करें, ये बैंक का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एनसी 820 जो स्टैंडर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको यूज करने का क्या मतलब है यहाँ पे, क्योंकि सिक्योरिटी वहां पे देना है हम लोग को। ठीक है, बड़ी बड़ी बैंक्स जो होती है जैसे आरबीआई है, एसबीआई है, किसी भी कंपनी के साथ में, ठीक है, कोई भी कंपनी हो या कोई गवर्नमेंट एजेंसीज हो या गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, ठीक है, मंत्रालय हो, कहीं का भी कोई भी बड़ी कंपनीज या फिर जहां से बड़ा ट्रांजेक्शन होने वाला है, अगर मान के चलो कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है, वो 100 करोड़ का फंड रिलीज करती है। ठीक है, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, घोषणा कर दी कि 100 करोड़ जो है रिलीज किया जाएगा जहां भी भूकंप आया उन लोग के लिए, 100 करोड़ से। ठीक है, तो कैसे ट्रांजेक्शन होगा, 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन करना है, कोई वहां पे 10-20 रुपए का ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे, 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो 100 करोड़ का जो इंफॉर्मेशन होगा वो ऐसे नॉर्मल पेपर में नहीं होगा। ठीक है, या फिर कुछ सिंपल सा भेज दिए कि हम लोग को 100 करोड़ चाहिए, वैसे नहीं होगा। वहां पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में फाइल बनाई जाती है। ठीक है, वो एकदम सिक्योर फाइल होती है, जो एनसी 820 फाइल बनाई जाएगी ना, ये सिक्योर होगी और किसको ट्रांसफर की जाएगी, डायरेक्टली कंपनी के बैंक में। मतलब जो उस गवर्नमेंट एजेंसी जिसने घोषणा किया है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट से वो फाइल जाएगी डायरेक्टली बैंक को, कोई भी मीडिएटर बीच में नहीं होगा, कोई भी मीडिएटर बीच में नहीं होगा। ठीक है, वो एनसी 820 फाइल जो होगी वो डायरेक्टली एसीएच को पुट करेंगे। एसीएच मतलब ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस बने होते हैं। ठीक है, वो भी एक प्रकार का नेटवर्क होता है। ठीक है, जिसमें ये एनसी 820 फाइल लोड कर दिया जाता है और एक शेड्यूल कर दिया जाता है, टाइम और डेट। उस डेट और टाइम पे वो अमाउंट जो है वो उस गवर्नमेंट एजेंसी के अकाउंट पे चले जाता है, या फिर मान के चलो अगर जिसको भी देना है उसके बैंक अकाउंट पे चले जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स होते हैं सब के सब ईडीआई फॉर्मेट में होंगे, और वहां पे सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है एनसी 820 फाइल, जो कि ईडीआई ही समझता है उसको। ठीक है, तो बैंक के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है ट्रांजैक्शन सेट, यहाँ पे यूज किया जाता है जिसको हम लोग एनसी 820 फॉर्मेट में यूज करते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में किए जाते हैं। ठीक है, और सब चीज इलेक्ट्रॉनिकली किया जाएगा, कोई पेपर पेन का यूज नहीं किया जाता है।